हेलो एंड वेलकम अगेन। ये सेकेंड लेक्चर है हमारा काइनेमेटिक्स का। तो अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था आपको काइनेमेटिक्स का, तो अब थोड़ा और उससे आगे चलते हैं। तो देखिए, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो हमें कुछ काइनेमेटिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस आप सभी जानते हैं क्या होता है। डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, आपने किसी भी तरह का पाथ लिया हो, उसकी जो लेंथ है वो डिस्टेंस कहलाएगा। और एक वर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट, फिजिकल क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया कि ये आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल यहां था ए पर, ठीक है, और अब उसने क्या करा, ये ऐसे पाथ लिया और यहां पहुंच गया, ठीक है, बी पर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब देखो इस तरीके से आ गया है। तो ये जो पाथ है, इसकी जो लेंथ है वो तो डिस्टेंस कहलाएगा। और अगर आप इसे यहां पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन को इसकी जोड़ दें, ठीक है, इस तरीके से, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होता है, क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखो ए से बी एक अलग ट्रेजेक्टरी में ऐसे जा रहा है आपका, तो यहां पर ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, ये ए से बी, ये आपका जो है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। अब डिस्टेंस तो है स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें तो डायरेक्शन होती नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने यहाँ एरो भी लगाया है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहां पर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन जो है ए पॉइंट की आर ए से दिखा दूं, ठीक है, और बी पॉइंट की दिखा दूं आर बी से, ऐसे, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ए का जो पोजीशन वेक्टर हो गया, यानी कि जो इसकी पोजीशन को वेक्टर फॉर्म में दिखा रहा है वो आर ए वेक्टर है, और बी पॉइंट की पोजीशन को जो दिखा रहा है आर बी वेक्टर है। तो ए बी वेक्टर हमारा क्या होगा फिर, जिसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, वो होगा ओ बी माइनस ओ ए। मैंने वेक्टर में सिखाया था पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। तो ए बी वेक्टर यहां पे कितना हो गया, आर बी माइनस आर ए। ठीक है, राइट, ये आपका आर बी माइनस आर ए हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ए बी यहां पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, आप इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है इसे मेजर कर लो। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया आपका आर बी माइनस आर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करें, सो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये आपका जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाता है। और डायरेक्शन तो आप ही देख रहे हैं कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए स्ट्रेट लाइन डाली आपने, तो इसका ये जो एरो है ये बता रहा है आपको इनिशियल से फाइनल की तरफ जाना है, यानी कि ए से बी की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इन दोनों में रिलेशन देखते हैं। देखो डिस्टेंस आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दोनों में जो रिलेशन हो सकता है वो मैग्नीट्यूड में हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस में तो डायरेक्शन होती ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस के साथ रिलेट करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, इसको ध्यान भी रखना आप। ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये मॉड हमने क्यों लगा दिया यहां पर, ये हमने मॉड इसलिए लगा दिया कि हम किसके डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। भाई दोनों का मैग्नीट्यूड ही तो कंपेयर किया जा सकता है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी है।
तो मैग्नीट्यूड तो दोनों के अंदर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कंपेयर किया जा सकता है। डायरेक्शन एक में है, एक में तो है ही नहीं, तो डायरेक्शन कंपेयर करने के तो कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे हमने कहा कि देखो, अगर आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू जाते हो, आप मान लीजिए एक पॉइंट ए से बी जा रहे हो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी उतना ही है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है। आप इनिशियली ए पर थे, इनिशियली बी पर, और अगर इसी पर आप यूं घूम के जाते हो किसी और तरीके से, तो अब आप देखते हो कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो तो ए बी की लेंथ हो गई, लेकिन डिस्टेंस अब काफी बड़ा हो गया। तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा या बराबर होगा। और बराबर कब होगा? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा? डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कब होगा आपका? ये कब होगा? जब मोशन क्या होगा? अलोंग स्ट्रेट लाइन होगा। अलोंग स्ट्रेट लाइन होगा और रिवर्स नहीं करेगी बॉडी। जैसे मान लो ये एक कोई पार्टिकल है, यहाँ ए से बी चला गया, ठीक है, लेकिन अब यहां पर देखो ए से बी जा रहा है सिर्फ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। लेकिन अगर ये पार्टिकल ए से बी गया और फिर बी से वापस ए पे आ गया इसी के अलोंग, तो अब यहाँ पे डिस्टेंस तो डबल हो गया इसका, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि जहां पर था वहीं पर पहुंच गया, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन भी ए हो गई और फाइनल भी ए हो गई, राइट। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस और इक्वल टू मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब पार्टिकल का मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब दो वर्ड और आपके सामने आते हैं, दो काइनेमेटिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी, ठीक है, और आपकी स्पीड, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होती है? देखिए, वेलोसिटी को अगर हम सिंपली डिफाइंड करें तो हम इसे ये कह सकते हैं कि आपका जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आप लोग ये बोल देते हो इसे, ठीक है। तो वेलोसिटी बेसिकली आपकी, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम स्केलर है, तो यहाँ वेक्टर कौन बचा? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, जितना भी डिस्प्लेस हो रहा है पर यूनिट टाइम, वो आपकी कहलाती है वेलोसिटी, ठीक है। तो हम जब वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी हमने ऊपर निकाला था, आर बी माइनस आर ए अपॉन, मान लो कि जब बी पे पहुंचा टी बी टाइम था और जब ए पर था तो टी ए टाइम था, तो टी बी माइनस टी ए, ठीक है। जिसे कभी कभी आप इसे ऐसे भी लिख के दिखा देते हैं, डेल आर अपॉन डेल टी, ऐसे भी लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई वेलोसिटी। तो हमारी वेलोसिटी सिंपल क्या होती है? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी से पता क्या लगता है कि भाई पार्टिकल की फास्टनेस क्या है, फास्टनेस ऑफ द मोशन पता लगती है, ठीक है, कि कैसे कैसे पार्टिकल अपनी पोजीशन को बदल रहा है, कितनी तेजी से बदल रहा है पर यूनिट टाइम, ये हमें किससे पता लगता है? वो वेलोसिटी से पता लगता है, ठीक है। अब जहां तक बात करें स्पीड की, तो स्पीड क्या आपका? ये है सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है आपका, वो सिंपली जो हो गई स्पीड हो गई, जिसे आप क्या लिख देते हैं? स्पीड को अक्सर आप लिख देते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड स्केलर पार्ट होता है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर होती है, राइट। तो स्पीड क्या आपकी? स्केलर है, और ये इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कि हमें बेसिकली दोनों का काम एक ही है, दोनों में कोई जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर, दोनों क्या कर रही है? फास्टनेस पता लग रही है हमें इसमें, ठीक है। तो हमें यहां पर सिर्फ जो पता लग रही है वो क्या कर रही है? फास्टनेस इससे मालूम पड़ रही है कि आपकी जो है फास्टनेस कितनी है, कितना तेज मोशन हो रहा है, राइट, पर यूनिट टाइम पोजीशन पार्टिकल की कैसे चेंज हो रही है, ये हमें पता लगता है। अब इसमें देखो, जो वेलोसिटी और स्पीड के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग, तो यहां पर आपने दो वर्ड अक्सर आपके सामने आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल एनकाउंटर दीज टू वर्ड्स, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है,
और एक फिर आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए एवरेज वेलोसिटी आपका बेसिक क्या होगा, मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, बहुत सारी बुक में इसके अलग अलग फॉर्मूले बना के वो कर दिए जाते हैं। अब बेसिक समझो, एक बेसिक समझ लोगे तो उसके बाद वो सारे फॉर्मूले आपको बहुत आसान लगेंगे, आप खुद बना सकते हो। देखो एवरेज वेलोसिटी का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जितना टाइम उस डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया गया है, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी आप ध्यान रखो। तो बेसिकली जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, जब हम वेलोसिटी वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली हम लोग एवरेज वेलोसिटी ही बोल रहे होते हैं उस टाइम, ठीक है। तो उसको लिखा वेलोसिटी ही जाता है, पर क्वेश्चन में कई बार जब वो उसको एवरेज वेलोसिटी स्पेसिफिकली पूछना होता है तो वो मेंशन कर देता है कि भाई मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिंपल सी बात है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ठीक है, किसी पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। अब इसको जो हम दिखाते हैं वो कैसे दिखाते हैं? अब देखें, हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, लिमिट del t टेंड्स टू 0, ये लिमिट का सिंबल हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहां पे हम कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ टाइम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है, यानी कि दिस इज टेंडिंग टू 0। तो अगर मैं इस एवरेज वेलोसिटी पे, जैसे मैंने लिखा था del r अपॉन del t, ऊपर लिखा था ना, लिमिट del t टेंड्स टू 0, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था, वेलोसिटी का, ये लिखा हुआ है ना हमने। तो अगर हम इसे लिमिट del t टेंड्स टू 0 कर दे तो ये हो जाएगा dr, डिफरेंशियल फॉर्म में बदल जाएगा, dr अपॉन dt। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर पार्टिकल की वेलोसिटी रिक्वायर्ड है तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देंगे। वरना यूजुअली हमें दिया होता है कि एक पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना, एक पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 2 सेकंड के लिए। अब वो 2 सेकंड के लिए जो उसने दे दिया ना 4 मीटर पर सेकंड, वो एवरेज वेलोसिटी दे दी। वो क्या दे दी? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं होती, एवरेज होती। और अगर यही बोला जाए कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी जब t इक्वल्स टू टाइम 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड, उसने देखो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का जिक्र किया, 5 सेकेंड है, तो उसकी 10 मीटर पर सेकेंड जो है आपकी उसकी वेलोसिटी है। तो जब वो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड बोल रहा है एग्जैक्टली, या t इक्वल्स टू बोल रहा है 4.5 सेकेंड पर, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है, तो उस टाइम पर वो वेलोसिटी क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है, जिसे हम dr बाई dt भी लिखते हैं। r डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है, और t टाइम है आपका, तो dr बाई dt से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का देखो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने लिखा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, यानी कि ये del r अपॉन del t लिखा है मैंने एवरेज वेलोसिटी में, ठीक है। इसको भी समझाएंगे भी। आप यूं मानिए कि जैसे आपने, ठीक है, आप घर से चले, ठीक है, और आपको जाना है अपने स्कूल, ठीक है। अब आप अपनी स्कूटी, बाइक, जो भी आपके पास है, या आप बस से जा रहे हैं, आप यहां से चले और आपने क्या किया? स्टार्ट किया 40 मीटर पर सेकेंड से, सपोज, ठीक है। आपकी स्कूल, आप जिससे भी जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, बाइक से, जो भी व्हीकल से आप जा रहे हैं, आपने 40 मीटर पर सेकेंड से गए और आप, ठीक है, कुछ टाइम तक इसी स्पीड को आपने अपनी मेंटेन रखा, राइट। अचानक से बीच में क्या हुआ कि मान लो कि कोई बीच में एक और आपकी कार आ गई बीच में यहां पर, जिसके कारण से आपको क्या मारना पड़े? ब्रेक मारने पड़े। आपने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने से आपकी स्पीड कम हो गई और आपने जैसे इस कार को पास किया, आप 20 मीटर पर सेकेंड पे थे, ठीक है। फिर आपको लगा आप लेट हो जाएंगे, अपनी स्पीड बढ़ा दी थोड़ी देर बाद आपने, और अपनी स्पीड थोड़ी देर बाद आपने कर ली 60 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, ठीक है। अचानक से वहां पर टर्निंग आ गई, कोई मोड़ था मान लीजिए,
ये रोड ऐसे जा रही है, स्कूल तक आपके मोड़ आ गया, ठीक है। तो मोड़ पे आपने क्या किया, जब आप मुड़ने लगे आपने अपनी स्पीड को थोड़ा सा और कम कर लिया, ठीक है। तो स्पीड को आपने घटा दिया और यहां मान लीजिए आपकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर आप यहाँ रोड पर आ गए, उसके बाद आपने अपनी स्पीड देखा कि स्कूल पास है, आपने थोड़ी और स्पीड बढ़ा दी 70 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपने देखा फिर बैंड आया, फिर आपने थोड़ी स्पीड घटा दी और स्कूल पास आ गया था, मान लो 40 मीटर पर सेकेंड ही कर दी सपोज। स्कूल तक आते आते आपने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड मेंटेन करी। अब स्कूल में तो धूम नहीं बन के जाओगे, ठीक है, वहां तो थोड़े शराफत से आप धीरे धीरे जाओगे, राइट। तो यहां चले गए, अपनी गाड़ी पार्क कर दी 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपने जर्नी आपने, ठीक है, कवर की है पूरी। तो आप देखिए कितने वेरिएशन हुए आपके, बहुत सारे वेरिएशन हुए। और मान लो ये जर्नी टोटल कवर हुई 10 मिनट में, 10 मिनट्स में आपने कवर की सपोज, ठीक है। मान लेते हैं 10 मिनट में जर्नी कवर की आपने विद सो मेनी वेरिएशंस, राइट, विद सो मेनी वेरिएशन। अब हम अगर किसी को ये बताएं कि आप स्कूल जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि ये टोटल जो था डिस्टेंस ये मान लो 5 किलोमीटर था सपोज, ऐसे रफली ले रहा हूं मैं, ठीक है, ज्यादा इसमें गणित मत लगाना, राइट। तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस था, ठीक है, विच इज कवर्ड बाय यू इन 10 मिनट्स, राइट, यानी कि अराउंड 600 सेकेंड्स में कवर किया आपने, ठीक है। तो 600 सेकेंड में आपने 5 किलोमीटर कवर कर दिया, राइट, अपनी बाइक से जो भी आपके पास है। तो अब हम जब किसी को बताएंगे तो ये इतना डेटा हम कहां से देंगे, इतने सारे वेरिएशन हुए होंगे, ठीक है, रोड मुड़ेगी भी, इस तरीके से भी जाएगी, उस तरीके से भी जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर इतने सारे वेरिएशन से आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया कितने सेकंड में, 600 सेकंड्स में, ठीक है, या 10 मिनट कर लो, बात एक ही है। अभी हम यूनिट से ज्यादा कोई हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट में कवर किया आपने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं एक और बच्चे को बोलता हूं कि वो स्कूल जाएगा, आपके सेम डिस्टेंस आपके घर से यहां तक कवर करेगा, सेम डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस कितना हुआ है इसका 5 किलोमीटर। और अब मैं उसमें उसे बाउंड कर देता हूं कि तुझे 10 मिनट में कवर करना है ये, ठीक है, 10 मिनट में ही करना है। तो तेरी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तेरी स्पीड कितनी होनी चाहिए, और वो भी कैसी स्पीड, वो कांस्टेंट स्पीड, यानी कि सेम डिस्टेंस कवर करना है इसने, जितना आपने किया आपके घर से ही चलेगा वो और आपके स्कूल तक पहुंचेगा। 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, टाइम के लिए मैंने उसे बाउंड कर दिया, ठीक है, कि 10 मिनट में करना है, लेकिन अपने कांस्टेंट इसको क्या रखना है, स्पीड को कांस्टेंट रखना है उसने, स्पीड को, वेलोसिटी को, ठीक है। अभी यहां से समझाने के लिए कि अपनी स्पीड कांस्टेंट रख के जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ वो क्या करेगा, वो फिर कैलकुलेट करेगा। कैसे कैलकुलेट करेगा कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो कहेगा 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करो 1000 में, ये हो गया 5000 मीटर, और मिनट को कन्वर्ट कर दो सेकंड में, ठीक है। तो उसने काटा पीटी की, और काटा पीटी करने के बाद 25/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जाएगा। तो अगर इस स्पीड से वो जाए वहां पर आपके घर से स्कूल तक, ये स्पीड मेंटेन रखे, तो वो 5 किलोमीटर का सफर 10 मिनट के अंदर कवर कर लेगा, ठीक है, अगर वो स्पीड को मेंटेन रखेगा, राइट। यही कहलाएगी एवरेज स्पीड, ठीक है, यही आपकी कहला रही है एवरेज स्पीड। ये वेलोसिटी मैं लूंगा यहां पे, तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि सेम जो आपका डिस्टेंस है वो कवर किया गया है यहां पर, क्योंकि ठीक है 5 किलोमीटर था पहले केस में भी और यहां भी, टाइम सेम लिया गया। फर्क क्या है, ठीक है, यू हैव कवर्ड दिस डिस्टेंस विद सो मेनी वेरिएशन इन योर स्पीड, राइट। और यहां पर इसने क्या किया है, he kept his speed constant and covered the same amount of distance in the same amount of time, ठीक है, राइट। तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में कवर किया, बस की खासियत क्या थी, कांस्टेंट स्पीड। यही स्पीड को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं, ठीक है, इसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। समझ गए आपको। तो क्वेश्चन में अक्सर आपको जो दिया जाता है वो एवरेज ही दिया जाता है, ठीक है।
तो उससे वो क्या होता है, अगर वो इतने वेरिएशन देंगे ना, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। भाई ये इसका यूज मेरा जब है जब मैं मान लो यहाँ t इक्वल टू 7 मिनट में यहां पर हूं और कोई मुझसे बताओ पूछे कि जब मतलब 7 मिनट हो गए थे आपकी जर्नी को, उस वक्त आपकी स्पीड क्या थी उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस इंस्टेंट पर, तो मैं कह दूंगा 50 मीटर पर सेकेंड थी सपोज। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई मेरी यहां पर, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो हमें किसी जर्नी की एक बात कर रहा है तो वो हमें इतने सारे वेरिएशन नहीं दे सकता है, फिर वो हमें क्या देगा, एवरेज दे देगा उसका, क्या दे देगा, एवरेज। और एवरेज कैसे निकाला जाता है, देखो सिंपल सा काम है, ठीक है। तो आपने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया, राइट। कि अगर इस कांस्टेंट स्पीड से चले तो भैया आप सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर लोगे सेम अमाउंट ऑफ टाइम में। इसी तरह वेलोसिटी में अगर चेंज इन पोजीशन आपका, ठीक है, मतलब आपने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक गए विद सो मेनी वेरिएशन इन योर वेलोसिटी, ठीक है, और वहीं अगर आपको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से उतना ही चेंज करना हो, उतने ही टाइम में करना हो, तो वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। इसलिए हमने बेसिक फॉर्मूले में क्या लिखा, हमने बेसिक फॉर्मूले में ऊपर लिखा एवरेज वेलोसिटी के, क्या लिखा है यहां पर देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर एवरेज स्पीड की बात करें हम तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का सिंपल सा टोटल डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी की करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस की बात करें स्पीड की तो क्या हो जाएगा भाई, हम अगर जैसे हम पोजीशन यहां पर S1 पर था पार्टिकल, S2 तक पहुंच गया, ठीक है, तो उसका जो पोजीशन है, और ये मान लो हमारी ओरिजिन है, तो यहां पर था इनिशियली इतने डिस्टेंस पर, यहां पहुंच गया, ठीक है, तो ये जो है हमारा S1 हुआ और ये S2 हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, डेल S, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, डेल S यहां पर। तो हम इसको डेल S बाई डेल T भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे T1 टाइम था, यहाँ पे T2 टाइम था जब ये यहां पहुंचा, तो डेल T क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल S हो जाएगा S2 माइनस S1, क्योंकि ये हम कहीं से तो मेजर करेंगे ना, ये उसके टर्म्स में बता रहे हैं हम। और डेल T क्या हो गया, T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस डेल S अपॉन डेल T हो गया। लेकिन अगर मैं यहीं पर डेल S अपॉन डेल T में लिमिट लगा दूं कि डेल T टेंड्स टू 0, तो मतलब मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, तो ये डिफरेंशिएशन में बदल जाएगा ds बाई डी टी, जहां S डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है T टाइम को, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया ds बाई डी टी, ठीक है। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हो गई हमारी, राइट। तो अब देखिए यहां पर जो हम जैसे बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। तो हम लोग मतलब इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, और सिंपली स्पीड एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, स्पीड एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए, तो एवरेज स्पीड के बारे में भी समझ गए आप लोग, और आपने जो है एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब एक सवाल यहां पे आता है कि क्या कभी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो सकती है। अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो सकती है, तो हम कह सकते हैं हाँ हो सकती है। कब, इफ मोशन टेक्स प्लेस इन सेम डायरेक्शन, इफ मोशन टेक्स प्लेस इन सेम डायरेक्शन, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कब, ठीक है, व्हेन मोशन टेक्स प्लेस in same
डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है, तो एवरेज आपकी स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, करेक्ट। अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है, राइट, तो आपका एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, तो फिर तो आपकी एवरेज स्पीड ले लो, एवरेज वेलोसिटी ले लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका क्या होगा, सेम होगा आपका, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक्सेलरेशन की। सिंपल एक्सेलरेशन की बात करें, देखिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, अब एक्सेलरेशन में भी दो हो गई, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया एक, ठीक है, और एक क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि v2 माइनस v1। भाई एक्सेलरेशन से तो पता लगता है पर यूनिट टाइम कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट, तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। इसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, लिमिट ले लो यहां पर, अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको एक्सेलरेशन चाहिए हो, del v बाई del t, ठीक है, तो ये हो जाएगा dv बाई dt, डिफरेंशियल में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन के लिए आपने क्या वही करना है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जितना टाइम लेता है, ठीक है, ये एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। और ये आपका क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। तो अब देखो सीधी बात है कि आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी आपके लिए कंसीडर करना जरूरी है, राइट, कि कितना किस हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन भी आप जानते हैं कि अगर वेलोसिटी घट जाए टाइम के साथ तो डी एक्सेलरेट हो जाती है बॉडी, राइट। तो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन का बेसिक सेम ही है, सिर्फ अंतर क्या आता है आपका कि अगर आपका जो हमारा इस डेल वी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ जाए, यानी कि फाइनल कम हो गई इनिशियल ज्यादा थी, तो डी एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी कि हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव लिया जाता है, और अगर ये पॉजिटिव रहता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फिर आपका एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, ठीक है। अब हमने क्या किया है, टाइप्स ऑफ मोशन को इन्हीं के बेसिस पे डिवाइड किया है, देखते हैं अभी दोबारा से हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, अब देखो टाइप्स ऑफ मोशन में हमने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन किस मोशन को कहते हैं, जब एक्सेलरेशन जीरो होता है ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो, और ऐसा कब होता है, ठीक है, तब वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, राइट। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब कहता है, देखो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा एक्सेलरेशन वाला मोशन, यानी कि एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन किसे बोलते हैं फिर, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म यानी कि यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए एक जैसा, एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
So on the basis of acceleration, if we will divide the motion, then we can divide it into three parts: uniform motion, uniform accelerated motion, and the third one is non-uniform accelerated motion. So uniform motion are those motion where acceleration will be zero, which means velocity will remain constant, right? Because acceleration से velocity relate होती है, इसलिए मैंने वर्ड velocity यूज किया है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सिलेटेड मोशन कौन से मोशन हो गए? वेयर एक्सिलेशन विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी होता है वो यूनिफॉर्म एक्सिलेटेड मोशन होता है। क्यों? क्योंकि वहां मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब है एक्सिलरेशन होगा g, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो क्या होता है? कांस्टेंट। थर्ड टाइप है नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलेटेड मोशन, जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अब हमारा काम है कि ये दो तो लगभग एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, एक ही कैटेगरी मतलब इनको समझना, एक्सप्लेन करना एक ही उसमें आ जाता है सेक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे टेक्निक्स, इसके लिए यूज करेंगे, इसके क्वेश्चन थोड़ी अलग तरह के होते हैं, तो यही पढ़ने वाले हम लोग अभी, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। तो मोशन, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन में आपके यही सेक्शंस डिस्कस होंगे। चलिए जल्दी से आपको टाइप्स ऑफ मोशन की एक और टाइप बता देते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि इतनी सारी टाइप तो बता दी आपने, ठीक है, पर ये सारी की सारी जरूरी हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम आपने देखा था कि किसी भी पार्टिकल की जब हम पोजीशन मेजर करते हैं, क्योंकि एक रेफरेंस फ्रेम में मेजर करते हैं, है ना, इस तरीके से एक्स वाई जेड। मान लो पार्टिकल यहां पर है ए पर, फिर यहां चला गया बी पर, तो इसकी पोजीशन ऐसे थी, फिर हो गई ऐसे हो गई, है ना। तो इस तरीके से मेजर करते हैं। तो कोऑर्डिनेट के बेसिस पे हमने तीन पार्ट में, ठीक है, मोशन को डिवाइड किया हुआ है। चलो पहला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, वन डायमेंशनल मोशन, डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो वन डायमेंशनल मोशन कब कहा जाएगा? जब पार्टिकल के, मान लो कि एक पार्टिकल है, उसके पी पार्टिकल है, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर इन तीनों कोऑर्डिनेट में से कोई एक कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, तो मान लो पार्टिकल एक्स पर है, सपोज एक्स एक्सिस पर है, और वो यहां है, फिर यहां आ गया, ठीक है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग उसका एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहे, राइट। तो एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, कब कहा जाएगा वन डायमेंशनल मोशन? व्हेन ओनली वन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल चेंजेस with time and other two remain constant या सेम रहे, constant और सेम, यानी कि when the time passes only one coordinate out of these three coordinate, ठीक है, will change, then the motion is said to be one dimensional motion। तो वो आपका जैसे x चेंज हो रहा है, y z नहीं हो रहे हैं चेंज, y चेंज हो रहा है, x और z नहीं चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो तीनों में से कोई एक होगा, दो चेंज नहीं होंगे, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है ना, तो ऐसे मोशन वन डायमेंशनल मोशन। जैसे आप, इसका एग्जांपल क्या है? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन आप मूव करते जाइए, अब आपकी पोजीशन यहां कुछ भी रही हो, तो आपका बस ये वाला कोऑर्डिनेट एक चेंज हो रहा है, बाकी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से मूव करते रहे अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओनली वन कोऑर्डिनेट विल चेंज, द अदर्स कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज, ये कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो है इसका एक अच्छा एग्जांपल है, राइट। फिर हम बात करें दूसरा तरह का मोशन क्या हो सकता है, इसे 1D भी बोलते हैं, 1D मोशन। दूसरी तरह का हो गया टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब देखिए टू डायमेंशनल मोशन का क्या हो गया, व्हेन
टू कोऑर्डिनेट्स, जब दो चेंज हो, टू कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विद टाइम, ठीक है, एंड one coordinate will remain constant. तो एक कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहे या सेम रहे, ठीक है ना, बात एक ही है। तो जैसे हमने यहां बताया कि यहां पे एक ही चेंज हो रहा था, यहां कितने चेंज हो रहे हैं, दो होगा तो टू डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जांपल हमने क्या दिया था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, राइट। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपका एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो आपका क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो है वो वन डायमेंशन मोशन है, ठीक है। और टू डायमेंशनल मोशन में दो कोऑर्डिनेट, तो इसे बोलते हैं, एग्जांपल इसका क्या, मोशन इन प्लेन। प्लेन मतलब एक्स वाई, वाई जेड, इनकी बात कर रहे हैं, वो वाले प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे बंदर गुलाटी मारता है, ठीक है, जब बंदर गुलाटी मारता है, अबे बंदर तो यहां कैसे बनाऊंगा, सिंपल है कि बंदर जब आपका समरसॉल्ट करता है तो आपका क्या होता है, तो उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। या आप किसी बॉल को अगर हवा में फेंकते हैं तो ऐसी ट्रेजेक्टरी वो करती है जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं। तो इसमें भी आपके क्या होते हैं, दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, ठीक है, केवल दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, बाकी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, केवल आपके दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, ठीक है। तो मोशन इन प्लेन, बंदर का गुलाटी मारना, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। चलिए तीसरा हो गया थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल मोशन कौन सा हो गया भाई, ऑल थ्री कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम, ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विद टाइम। तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है, थ्री डायमेंशनल मोशन। और इसका एग्जांपल क्या दे सकते हो भाई, जैसे आपके बीकर में गैस के मॉलिक्यूल्स का मूव करना, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल क्या करते हैं बीकर में, रैंडमली मूव करते हैं, तो तीनों डायरेक्शन में मूव करेंगे किसी बीकर में हो। या फ्लाइंग बर्ड्स, ठीक है, आपका फ्लाइंग बर्ड्स भी हो गए, वो भी क्या होते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन होता है उनका भी, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए थ्री डायमेंशनल मोशन के, राइट। तो हम 1D 2D 3D में भी मोशन को डिवाइड कर सकते हैं, वो हमने डिवाइड किया उनके कोऑर्डिनेट के बेसिस पे, ठीक है, कि वन डायमेंशनल मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है, थ्री डायमेंशनल मोशन है। हम एक्सेलरेशन के बेस पे भी डिवाइड करते हैं, फिर पहले तो 1D 2D 3D डिसाइड कर लिया हमने, ठीक है, फिर हमने एक्सेलरेशन के बेसिस पे डिसाइड किया कि यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। और उससे पहले हमने क्या किया था कि मैकेनिक्स में तीन तरह के मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। तो रोटेटरी और वाइब्रेटरी तो बाद में आएगा, अभी हमने ट्रांसलेटरी मोशन में हमने कोऑर्डिनेट के बेसिस पे 1D 2D 3D डिसाइड किया, और उससे आगे फिर हमने देखा मोशन यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। इस तरीके से ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो यहां पर हमने कुछ काइनेमेटिकल क्वांटिटीज जो हम यूज करने वाले उनको डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग न्यूटन्स की इक्वेशन ड्राइव करेंगे और न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है ये चैप्टर, और बेसिक्स काफी आपको पता है, बस अब इसको थोड़ा और हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और डीप जाएंगे, थोड़ा कैलकुलस आएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा, वो यहाँ पे सीखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में न्यूटन्स की इक्वेशन डिस्कस करके प्रॉब्लम लगाएंगे, मजा आएगा आपको, क्योंकि हो जाएंगी ना जल्दी जल्दी प्रॉब्लम आपसे। चलिए ठीक है, थैंक यू।